स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मणिपुर विषय में अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है, पर एक चीज़ जो नैरेटिव में नहीं आई है वो है ब्रिटिश का क्या रोल था मणिपुर जैसी कॉन्फ्लिक्ट्स को लाने में, या फिर मणिपुर जैसी कॉन्फ्लिक्ट्स का जिसे हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो हमें मिला है उसमें। क्या ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है लड़ाई का, या फिर ऐसा नहीं था? Let us delve into the lecture. You all are welcome, and let us start with the lecture. So, historical background of Manipur under British colonial rule have to be seen. So now you know that कि मणिपुर में जो इलाका है आपका वैली का, आजकल भी देखें आप थौबल, बिष्णुपुर, इम्फाल, ये जो इलाका है ये न्यूज़ में है काफ़ी। इसके जो पेरिफेरी में ये इलाका है, आउटर सर्किल, यहाँ पर हैं हिल्स और ये है वैली। वैली यहाँ पर आपको पता ही है, नहीं पता हो तो जान लीजिए। वैली ज़्यादातर हमेशा ज़्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव होती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं एज़ कंपेयर टू हिल एरिया। जैसे आप देहरादून की बात करें, देहरादून भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, आपने पढ़ा होगा, शिवालिक से घिरी हुई और मिडल हिमालय से घिरी हुई। Dehradun is hub of activities, but the side of Dehradun, टिहरी, मसूरी, comparatively, relatively less developed हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। So, अब ये asymmetry जो है, जो आपको अनइक्वल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, स्क्यूड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी होती हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। क्योंकि यहाँ पर हर कोई बसना चाहता है, पर यहाँ की जो कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी यहाँ रहती है, वो इन इलाकों में नहीं बस सकती, क्योंकि ये शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पर निवास करती है और ये एरिया भी उनके ऑटोनोमस रीजन्स में आता है। यहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं जाते। तो एक विचित्र मामला है कि अपने ही स्टेट में एक कम्युनिटी पेरिफेरी में सिमट के रह गई है। ये भी एक मुद्दा बनता है। और दूसरा मुद्दा है कि ये कम्युनिटी जो यहाँ है, मैती कम्युनिटी, ये बहुत डोमिनेंट है। ऐसा लिखा जा रहा है, काफ़ी स्कॉलर्स ने लिखा है। आगे हम बात करें तो मणिपुर को मीकली बोला है जेम्स रेनेल ने। जेम्स रेनेल ओशनियोग्राफर भी थे और मैप कंस्ट्रक्शन में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। बंगाल का मैप भी बनाया, काफ़ी इलाकों में घूमे थे। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, एक्सप्लोरर थे। वो बताते हैं कि मणिपुर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ इंडिया वाज नोन एज मीकली। और यहाँ पर ये जो हिल्स थी मणिपुर में, जो मैंने बात करा, आपकी वैली के अराउंड, इम्फाल के आसपास जो वैली है उससे बियॉन्ड, उनको वहाँ पर कम्युनिटी, यो कम्युनिटी, शो कम्युनिटी, जो कंट्री कम्युनिटी के आधार पे, और नागा कंट्री, इन नामों से भी जाना जाता था, जहाँ जहाँ पर भी आपके जो भी ट्राइब डोमिनेट करती थी। सो वैली होम टू डिफरेंट सलाई कम्युनिटीज ऑफ मेजोरिटी मैती। सलाई का मतलब है एक क्लैन, ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो किसी ओरिजिन से एक साथ निकल के आती है। तो सॉर्ट ऑफ जैसे हम कह सकते हैं आपकी गोत्रा, राइट। सो ब्रिटिश के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, ये जो इलाका था काफी ऑटोनॉमसली गवर्न होता था और कोई ऐसी बाउंड्रीज आज के जैसी डिसाइड नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो बहुत देर में डेवलप हुई हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी क्रिएशन और रिक्रिएशन, रिकंस्ट्रक्शन होता रहा है बाउंड्रीज का। सो जहां पर मणिपुर के महाराजा थे, वहां पर कुछ रूलर्स के वहां तो उनका होल्ड था और कुछ रूलर्स के ऊपर वो टैक्स भी लगाते थे हिल ट्राइब्स की। जो हिल थी वो किंगडम जो वैली में था उससे सराउंडेड थी। जैसा कि मैंने बताया कि अब ये हिल्स जो हैं यहाँ पर कठिन है जाना, ज्योग्राफिकल भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ट्रेडिशनली हम देखें तो हिल्स में डेवलपमेंट भी कम हो पाया। इनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम भी अपना था। तो लोकल चीफटेन जो थे, एक तरह ऑटोनोमस छोटे छोटे किंगडम्स की तरह ये काम कर रहे थे, हिल्स में रहने वाले लोग। तो इनका बहुत हजारों और
कुछ 100 हज़ारों सालों में एक बहुत ही एम्बेडेड सिस्टम डेवलप हो गया था, इंडिजिनियस डेवलप हो गया था। सो डायरेक्टली महाराजा ऑफ मणिपुर से ज़्यादा डायरेक्टली एक इनके ऊपर उनका सॉवरेन नहीं था। ये एक ऑटोनोमस कम्युनिटीज़ की तरह हमेशा से राज करते रहे हैं। यहाँ पर आपको अब देखने को मिल रहा है कि ये अफ्रीका का मैप क्या कर रहा है यहाँ पर। सो मैं आपको लिंक करना चाहता हूँ अफ्रीका से। जैसा मैंने कहा, ब्रिटिश का रोल क्या है यहाँ पर, अब देखते हैं। आगे इसको पहले पूरा कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है वो 31 जुलाई को एंड हो रहा है और एससी लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। 13,999 में आपको पूरा का पूरा बैच में पढ़ने के लिए 1 to 4 PM हमारी बैच में लाइव क्लासेस होती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशंस होता है। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं सिखाता हूं बच्चों को, और हमारे 12 टेस्ट हैं जिसमें कि 8 सेक्शनल हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं। और इसके अलावा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा वो है कि करंट अफेयर्स पे भी वी हैव स्टार्टेड विद करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कुछ जर्नल्स हैं जहां पर से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमेशा से ही, जैसे कि EPW और इंडियन IPGA, IGPA, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA के द्वारा प्रकाशित, राइट? So online you can access that, not you, I mean if you are a scholar or have a paywall, they have a paywall. So I in the classes try to extract newest information which are probable questions for your next of the year or whenever you will be giving the exam. तो इतनी सारी चीजें हैं आपकी, आप स्वागत है आपका यहाँ पर, आप ज्वाइन करिए बैच को। और याद रखिए 26 तक चल रहा है डिस्काउंट, इसको अवेल कर लीजिए। अब दोबारा से जो ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर है उसको देखते हैं। सो ये जो अलग अलग ऑटोनोमस ज्योग्राफिकल आधार पे, कल्चरल आधार पे सोसाइटी डेवलप हो रही थी, एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस थी, उसको आके ब्रिटिश ने डिस्टर्ब कर दिया और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए वैली को और पहाड़ों को जोड़ दिया। ठीक है, पर फिर भी गवर्नेंस एक दूसरे से अलग हो रही थी, कैरी आउट, फिर भी बहुत कुछ यहाँ पर ज्योग्राफिकल एंटिटी की तरह एक आने लगा। सो पोस्ट कॉलोनियल फोर्स्ड यूनियन भी अगर हम देखें, कॉलोनियल एरा में फोर्स यूनियन जो हुआ उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ रही हैं। यहाँ पर मैं म्यांमार की भी बात करना चाहूँगा आपको। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ट्रीटी ऑफ यंडाबू आपके 1826 में साइन हो रहा है। सो यहाँ पर एक चीज़ और है, म्यांमार में जो कुकी हैं और अन्य नागाज भी, नागालैंड के, उनका जो कॉन्टिग्यूअस एक एरिया है म्यांमार में भी आता है, वहाँ भी उनके रिश्तेदार हैं। मीज़ो कम्युनिटीज़ के भी रिश्तेदार हैं। इन रीसेंट टाइम्स आपने देखा होगा कि मिज़ोरम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं म्यांमार से। एक जो प्रॉब्लम एरिया रहा है आपका मणिपुर में, वो ये भी रहा है कि मणिपुर में काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ है ऑफ पीपल ऑफ कुकी ओरिजिन फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द लैंड, म्यांमार से भी, विदेशों से भी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो अवैध रूप से बसे हुए कुकीज थे उनको फॉरेस्ट लैंड से जब इविक्ट करने का प्रयास किया अप्रैल मई में, तब से ही टेंशन ज़्यादा होने लगी। साथ में जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने की बात थी, मैती कम्युनिटी को, उसने आग में घी का काम किया। ये केवल और केवल लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलती हैं। और इसका रीज़न एक है कि ड्राइंग ऑफ मैप अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, निग्लेक्टिंग द सोशल कल्चर ऑर्गेनिक फिलामेंट्स ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो ट्रीटी ने, ये जो ट्रीटी थी एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद, इसने आसाम, मणिपुर, अराकाम, तनिंथाई ब्रिटिश के पास आ गए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी मणिपुर तक भी हो गया। मणिपुर में आगे चल के एक युद्ध होता है, उसके बाद मणिपुर को पूरी तरह ब्रिटिश उसमें ले लिया जाता है। मणिपुर स्टेट दरबार
तो ब्रिटिश आपके इन्फ्लुएंस के अंदर मणिपुर आ गया। अब ब्रिटिश रूल, हिल और वैली का डिवाइड, यहां पर ब्रिटिश ने क्या किया, वैली और हिल्स को एक साथ ले आए और कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। और हिल्स और वैली को बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं था कि एक यूनिफॉर्मिटी वाला कॉन्सेप्ट था, थोड़ा अलग ही चल रहा था, बट स्लोली स्लोली उसका एक अमलगमेशन होने लगा और मॉडर्न स्टेट वहां पर उभरने लगी। सो यहाँ पर ब्रिटिश डिवाइडेड हिल्स एंड वैली। हिल्स एंड वैली का डिवाइड मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, तो जोग्राफिकल पर्पस के लिए एक साथ लाना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए अलग अलग चीज़ें करना, ऐसा था। तो यहाँ पर अनयूनाइटेड पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और आपको जोग्राफिकल एंटिटीज बनती हुई दिखाई देती हैं। और हिल्स को कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बना दिया, जो नेटिव किंग्स, थोड़ा ऑटोनॉमी भी दी उनको। पर आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई बहुत ज़्यादा है। ये जो जो ट्रेडिशनली कम्युनिटीज एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं थी, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट की भावना आने लगी जब, क्योंकि लैंड, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स पे लगातार एक ग्रुप दूसरे ग्रुप क्लेम्स करते हैं, लैंड पे, पर्टिकुलरली फिनेंस पे और इंस्टीट्यूशंस पे, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। हम यहाँ पर बात करें तो मणिपुर की जो बाउंड्रीज हैं और गवर्नेंस स्ट्रक्चर वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, और अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस हैं वो परसिस्ट कर रहे हैं आज तक। ये है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन मणिपुर and elsewhere in northeast also, right? So I told you about a map of Africa. Let us go and see how Africa was divided. So scramble for Africa, colonial powers wanted to have their share of pie, their pie into the cake that was Africa. उसकी वजह से वहां पर उन्होंने जो मैप्स को ड्रॉ किया, रीड्रॉ किया, और जो नेचुरल रिलेशंस थे कम्युनिटीज के वो टूट गए। तो एक मैप के जरिए देखते हैं, जैसे ये देखिए 1880 में यहाँ पर आज के समय का अफ्रीका देखें, देखिए छोटी छोटी कितनी कम्युनिटीज हैं इधर। हाईली पॉपुलेटेड इलाके जहाँ होते हैं वहाँ कम्युनिटीज ज़्यादा रहती हैं और वहाँ छोटे छोटे राज्य आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर कम लोग रहते हैं वहाँ पर बड़े बड़े कुछ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब हाईली पॉपुलेटेड इलाके थे ये। और यही इलाके क्या हैं, जैसे ये तो आपको बताइए रेनफॉल के अंतर्गत आते हैं। जो हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है इन्हीं इलाकों में होता है आपका। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है। नाइजीरिया, घाना और सियरा लियोन जैसी कंट्रीज हैं, यहाँ पर कॉन्गो, नामीबिया। सो ये लगातार चेंज हो रहा था। अब थोड़े समय बाद ही ये बन गया मैप, और यहाँ पर देखिए ये जो ऐसे लाइन, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल बॉर्डर बना दिए गए लाइन खींचकर। सो somebody just sat on the table, some people, and said, okay, you draw 1 inch here and 1 inch there. So now this area Belgium is controlling and यूनाइटेड किंगडम इज कंट्रोलिंग दिस एरिया। सूडान के कॉन्फ्लिक्ट में भी आपको पता है सूडान एथनिकली डिवाइड हो गया है, पूरा नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान में। नाइजीरिया में भी दिक्कतें चल रही हैं, नॉर्थ में मुस्लिम्स और मिड में क्रिश्चियंस। यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलती रहती हैं वहाँ पर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि जो नेचुरल बाउंड्रीज थी जोग्राफिकल, कल्चरल, सोसाइटी के आधार पे, उसको ब्रिटिश और कॉलोनियल पावर्स ने पूरी तरह तोड़ दिया। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। सो नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं हैं, पर्टिकुलरली मणिपुर में अगर हम बात करें आज के लेक्चर के संदर्भ में, या जो प्रेजेंटली हो रहा है, देयर रूट्स गोज बैक टू ब्रिटिश। सो अगर आप देखें तो इस बात को, इस आर्ग्यूमेंट को बहुत स्ट्रांगली आप पढ़ते भी हैं। रिसर्चर्स ने भी बहुत, जियोपॉलिटिक्स पे जो रिसर्च करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज पे जो रिसर्च करते हैं, कहा है द कोलोनियल ओरिजिन ऑफ एथनिक वॉरफेयर री एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलाइजिंग कोलोनियल पॉलिसीज इन ब्रिटिश एंड फ्रेंच एम्पायर वेयर इन अफ्रीका and root causes of conflict in Africa must be addressed beyond traditional response. Special advisor tells Security Council detailed debate on silencing guns. So क्या हुआ था? एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी थी, उनके जो बॉर्डर्स थे वहां पर प्री एग्जिस्टिंग सोशल कल्चरल ग्रुप्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर बाउंड्री को ट्रांसेंड करते हैं और एक किसी
किसी एक स्टेट के अंदर नहीं आते हैं, दे आर इनटू मैनी कंट्रीज। सो गोज विद द सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ आवर नेशन। कुछ कम्युनिटी, नागा कम्युनिटीज मणिपुर के इलाकों में भी कहती हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, इसको मिला के नागालिम बनाओ। मैती कम्युनिटीज मिजोरम में भी जाके छुपे हुए थे, शरण ले रखी थी, वहां से भी इनको भगा दिया गया। कुकी कम्युनिटीज, नागा कम्युनिटीज क्रॉस बॉर्डर, साथ में बहुत सारी कम्युनिटीज आप देखेंगे बांग्लादेश से भी आई, नागाज जो और ट्राइब इलाके हैं बांग्लादेश से बाहर भाग के आए, हैजोंग और चकमा ये भी आए। सो ये जो कॉलोनियल आपका एक रीड्रॉइंग ऑफ मैप्स था, इसने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को वहां पर जन्म दिया है। द बेसिक आर्ग्यूमेंट गोज बैक, शुरुआत जो होती है यहां पर देखिए। अब अफ्रीकन लोग भी जब इसको ज्यादा से ज्यादा उठा रहे हैं तो बता रहे हैं द रोल ऑफ कॉलोनियल पावर्स इन अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट, अ केस स्टडी ऑफ ब्रिटेन इन सूडान कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेसेशन ऑफ साउथ सूडान। तो ब्रिटेन की वजह से जो हो रहा है, राइट। सो ये आपको देखने को मिला। और केवल विड्रॉल ऑफ ड्रॉइंग ऑफ मैप से अगर बात होती, इन्होंने कम्युनलाइज किया पॉलिटिक्स को, एक दूसरे को धड़े को मिलाया। क्या भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक यही आर्गुमेंट को आगे नहीं बढ़ाता है? या फिर जो 1909 से शुरू हो गए और लगातार ब्रिटिश 1909, आपको पता है कम्युनल अवार्ड यहां से शुरू हो गया था, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर 1919 में फिर इसको आगे और भी बढ़ाया, सिख कम्युनिटी को भी अलग करने का प्रयास किया, और यहां तक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी यूएसए, यूके, कनाडा, इनका एक्टिव रोल रहा है भारत में ऐसी टेंडेंसीज को हवा देने का। आज भी आप देखें खालिस्तानियों पे कार्रवाई करते समय क्यों इनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, देयर इंटरेस्ट इज देयर। They want such kind of conflicts in India and in Northeast also. Some of the अपने लीडर्स के उनके बयान देखे होंगे, और इसको क्रिश्चियनिटी और बिटवीन हिंदुइज्म भी प्ले किया जा रहा है, राइट। सो ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक स्कॉलर हैं मैरी पार्कर फॉलेट, और बहुत ही विजनरी स्कॉलर, क्रिएटिव एक्सपीरियंस नाम की इन्होंने एक किताब भी लिखी, कई किताबें लिखी, उनमें से एक। और क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशंस स्कूल के बीच में इनको माना जाता है, अहेड ऑफ हर टाइम माना जाता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, विमेन लीडर ऑफ दैट टाइम, 1920s, right? So conflict is resolved not through compromise but through invention. She had a different view about conflict. She said कि conflict तो सही चीज है, पर conflict को constructive conflict देखना चाहिए। conflict को आप domination से, compromise से, या फिर समथिंग न्यू क्रिएशन करके आप हटा सकते हो। सो इनका यही मानना है कि यू हैव टू, बट थ्रू इन्वेंशन, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए, डोमिनेशन से, यहां तक कि कॉम्प्रोमाइज से भी। जो होता है कॉम्प्रोमाइज में गिव ऑन टेक की भावना रहती है, वो नहीं, कुछ नया करके दिखाओ, कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स, या कह सकते हैं कुछ इनोवेटिव नॉवेल आइडिया। सो वी डू स्टडी मैरी पार्कर फॉलेट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी सिलेबस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशंस जहां पर मणिपुर जैसी कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर लार्ज स्केल वायलेंस हो रहे हैं, हजार हजार लोगों की भीड़ जा रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और उनको अगवा करके रेप किया जा रहा है, 2000 2500 लोग ऑटोमेटिक वेपनरी के साथ जा रहे हैं, गुटों में अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के गांव पे। इसका मतलब ट्रस्ट डेफिसिट तो खत्म है, सोशल लिंकेजेस खत्म हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच जो भी इंस्टीट्यूशन एक ब्रिज का काम करते थे वो भी खत्म हो चुके हैं। पर अभी केवल और केवल क्या पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से ये काम चल जाएगा? नहीं, हमें इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत है। सो अगर आप देखें तो रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिसेस और ट्रांजिशनल जस्टिस ऐसी प्रैक्टिसेस रही हैं जो कि बियॉन्ड जस्ट जो आपका जुडिशियल सिस्टम है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है के बियॉन्ड जाके नया कुछ करने का प्रयास किया है। रिस्टोरेटिव जस्टिस में पीस ऑर्डर्स, विक्टिम सपोर्ट सर्किल, विक्टिम का रेपरेशन, कम्युनिटीज ऑफ केयर, रिकॉन्सिलिएशन का काम होता है, ऑफेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहां पर आप देखते हैं कि विक्टिम और जो ऑफेंडर है उसको एक साथ लाना, उनके बीच में कुछ बातचीत कराना, और उसमें एक तरीके से जो टूटे हुए टाइज हैं उनको जोड़ने की बात होती है।
ये इंडिविजुअल लेवल पे है और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से चली आ रही है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ऐसा ही बहुत ओवरलैपिंग जो कॉन्सेप्ट है, वो है ट्रांजिशनल जस्टिस। ट्रांजिशनल जस्टिस नॉट स्पेशल और लेस काइंड ऑफ जस्टिस, बट जस्टिस अडॉप्टेड टू सोसाइटी ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ आफ्टर पीरियड ऑफ परवेसिव ह्यूमन राइट अब्यूज। तो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी लागू होता है। आपका रिस्टोरेटिव जस्टिस और ट्रांजिशनल जस्टिस। यहाँ पर जो परपेट्रेटर्स हैं क्राइम के, उनको सजा तो मिलेगी ही, पर क्राइम की सजा देना मात्र ही उद्देश्य नहीं है। उसके बियॉन्ड जो कम्युनिटीज के बीच में टाइज टूट गई हैं, लेवल ऑफ डिस्ट्रेस बहुत हो गया है, लेजिटिमेसी इंस्टीट्यूशंस की खत्म हो गई है, उनको दोबारा उभारना है, एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ले जाना है। ये एक नॉवल एस्पेक्ट है, नया एस्पेक्ट है, केवल सजा दिलाने से। सो मणिपुर में जो हो रहा है उसमें हमें ऐसी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, साथ में सिविल सोसाइटी का अहम योगदान रहेगा, क्योंकि ओनली स्टेट इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, देयर आर मेनी मेनी मोर इंस्टीट्यूशंस विच आर वर्किंग। एफ.डब्ल्यू. रिग्स एक स्कॉलर रहे हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर उन्होंने प्रिज्मेटिक साला मॉडल की रचना करी और ट्रांजिशनल सोसाइटीज में कैसे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस उसके साथ काम करते हैं, साथ में ये बताया। और सिस्टम्स अप्रोच की अगर मैं बात करूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं कि एवरी सिस्टम इज इन कांस्टेंट मैसेजिंग, कांस्टेंट टच विद व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड दैट सिस्टम। इट मीन्स जैसे पुलिस, वहां पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अभी आपको देखने को मिला है मणिपुर में, चाहे डीजीपी का ट्रांसफर हो या कुछ आईपीएस ऑफिसर्स पे भी आरोप लगे हैं और उनको हटाया जाए, यहां तक कि मुख्यमंत्री साहब को भी, बीरेन सिंह जी को कहा जा रहा है कि ही द प्रॉब्लम लाइज देयर बिकॉज ही इज अमंग देम। एक मेजोरिटी कम्युनिटी के हैं वो, और ये केवल मेजोरिटी कम्युनिटी की बात नहीं है, माइनॉरिटी वहां पर अगर हैं उनका भी ऐसा ही रुख रहा है। सो डिवाइडेड है, बहुत ज्यादा है। देयर इज अ क्लियर शिज्म in between the police force that is working, the administrative force that is working over there. We need to do reconciliation on a grand scale. It can start with civil society movement. और इसमें भारत के जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, एनजीओज हैं, बॉलीवुड है, क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, बहुत सारे लोग इसमें अपना अहम योगदान दे सकते हैं। अगर मैं अफ्रीका की तरफ ले जाऊं आपको और क्या हुआ था, एक दो केसेस के बारे में बताऊं, तो यहां देखिए 25,000 जिनोसाइड कन्विक्ट्स रिकॉन्साइल विद सर्वाइवर्स थ्रू प्रिजन फेलोशिप। जिन्होंने कत्ल किया और जिनका कत्ल हुआ, उनके बीच में, उनके परिवारों के बीच में, लोगों के बीच में एक संवाद होता है, रिकॉन्सिलेशन का प्रयास किया जाता है। एक मूवी भी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिएगा, होटल रवांडा। रवांडा में हूती और तुत्सी नाम की दो ट्राइब्स के बीच में इतना घमासान 1994 में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस समय अफ्रीका, साउथ अफ्रीका न्यू नेशन बन के उभर रहा था, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ मास किलिंग। कई लाख लोग इसमें विद इन स्पैन ऑफ 20 डेज मार दिए गए थे, कई लाख। So, Rwanda genocide survivors back reconciliation. In reconciliation villages, survivors and perpetrators of 1994 Rwanda genocide live side by side. और जो खुद देखिए, फेडरिक सर्व टाइम इन जेल फॉर किलिंग सेवरल पीपल इन 1994, और ये आके अब लोगों को बता रहा है कि भाई हुती और तुत्सी आपस में ही रहना है, एंड दीज पीपल देमसेल्व्स बिकेम होप, मैसेंजर ऑफ होप, right, in those parts in that part of the world, in Rwanda. So there is something, a novel concept, something constructive coming out of conflict. अभी कोई यहाँ पर लड़ाई नहीं है। और अब इंडियन एग्जाम्पल्स भी हैं क्या इसके? बहुत बहुत ज्यादा हैं। एक उनमें से मैं बहुत ही जो रेलेवेंट है वो लाया हूं आपके लिए। इसके साथ एक चीज और वहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो रिकॉन्सिलिएशन और ट्रुथ टेलिंग कमीशंस होती हैं, बहुत जगह पे इस्तेमाल हुई हैं, कोलंबिया में, अर्जेंटीना में, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिनका पास रहा है लोकल कम्युनिटीज, एबोरिजिनल कम्युनिटीज को बुरी तरह ट्रीट करने का, वहां भी काफी जगह पे, और अफ्रीकन नेशंस में भी। तो वहां पर एक
बियॉन्ड स्टेट जाके भी जो नेचुरल फिलामेंट्स हैं लोगों के बीच में वो जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसको एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, रवांडा जेनोसाइड। भारत में अब ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस और प्रशासन, उसका तो रोल है ही, पर लीडरशिप क्वालिटीज को आना पड़ेगा। ऐसे पुलिस ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जिनकी छवि बेदाग है, उनको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कुछ डीआईजीज को पोस्टेड किया है और स्टेट से वहां पर, और ये एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि जब भी लीजिटिमेसी कोई भी लीडर खो देता है तो उसके बाद उसकी फोर्स भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, राइट। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, हाउ डू यू प्रिवेंट अ कम्युनल राइट, वी आस्क्ड द कॉप हु डिडंट लेट भिवांडी बर्न। महाराष्ट्र मोहल्ला क्लिनिक, sorry, not mohalla clinic, mohalla committee. He was a winner of President Gallantry Award. Now retired IPS officer Suresh Khopadai prevented the communal hotbed of Bhiwandi from descending into violence, even as neighboring Mumbai burns during 1992-93 riots. In 1988, he came with a concept of mohalla committees. यहाँ पर लोकल जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उनको साथ लाया जाता था, संवाद किया जाता था। पूरे जब महाराष्ट्र में आग लगी हुई थी पोस्ट बाबरी डेमोलिशन और उससे जो राइट्स हो रहे थे, उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने ब्लास्ट भी कराए थे, यहाँ ये जो ट्रेडिशनली हॉटबेड रहा था राइट्स का, नहीं हुआ यहाँ पर राइट्स। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास लीडरशिप अच्छी हो और एक सही सोच हो, लीडरशिप अच्छी हो, सही सोच हो और प्रयास किया जाए बियॉन्ड स्टेट जाके, जो ऑर्गेनिक लिंकेज हैं बिटवीन द सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का भी इसमें योगदान रहा है, तो ये ऐसे प्रयासों से हम सफल हो सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोहल्ला कमेटी हो गया, पीस कमेटी भी होती है बहुत सारी। आप जब ऑफिसर बनेंगे तो पीस कमेटी को खुद हेड करेंगे और वहां पर आप लगातार लोगों से संवाद करेंगे। दिवाली, दशहरा, होली, मुहर्रम, ईद के मौकों पर जो प्रोसेशंस निकलते हैं उसमें पत्थरबाजी ना हो, कोई किसी पे थूके ना, ऐसी चीजें ना हो, ये प्रयास किया जाता है और इनको सफल बहुत बनाया है, इनको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी कर लिया है। मतलब ब्यूरोक्रेसी ने अब एज अ रेगुलर प्रैक्टिस भी अपना लिया है, पर है ये इनिशिएटिव सिविल सोसाइटी के द्वारा आइडियाज जो जनरेट हुए हैं उनके, यही मणिपुर को जरूरत भी है। अगर यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पब्लिक एड बाय शेखर पे आप जाके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारा जो मटेरियल है पढ़ने को मिलेगा, पीपीटीज, पीडीएफ्स जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो लेटेस्ट ऑफ द पब्लिकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू हो, इंटरनेशनली अक्लेम जर्नल, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन EPW, और भी बहुत सारी करंट अफेयर्स भी वीकली आपको मिलेगी। आपका स्वागत है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑन दिस नोट, इन टुडेज लेक्चर, दैट इज ऑल आई हैव। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।